हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारा सदिश 11th का जो फिजिक्स का आपका वेक्टर वाला चैप्टर है वो। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इसके न्यूमेरिकल किए थे। अभी हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन इसके बाद एक लेक्चर में हम लोग इसके कंप्लीट जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये वेक्टर जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या देखा है। पहली चीज हमने ये देखा है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को कैसे का नोटेशन कैसे दिया जाता है। कुछ वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियों के बारे में भी हमने बात की है, उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको कहा याद रखना है। देन उसके बाद हमने वेक्टर के जो है एडिशन वाले जो कुछ रूल्स हैं, जैसे कि वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, पॉलीगॉन लॉ पढ़ा है, और हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो था जिसमें हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल्स, मतलब हमने वहां पर जो है रिजल्टेंट निकालने वाला और जो आपके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है, मतलब आपको जो एक सदिश को डिवाइड करना होता है, फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, उसके बारे में स्टडी की है। अब ये लेक्चर जो है यहाँ पर हम आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा शायद कि ये आपका ओवरऑल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग, मतलब फिजिक्स में एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखें कि फिजिक्स में कहां कहां पर वेक्टर यूज होता है, तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन कि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, मतलब सदिशों का गुणनफल, जो कि आप जानते हैं लेकिन फिर भी गलतियां होती है, फिर भी हम लोग उसको सही नहीं कर पाते। तो मैं यहां पर आपको मेथड और प्रोसेस और कॉन्सेप्ट सब बताऊंगा, जिसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए अभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट की बात करते हैं। वेक्टर जो होता है हमारा, उसमें दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, दो टाइप के गुणनफल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सदिश गुणनफल और एक होता है अदिश गुणनफल। सदिश का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर का मतलब अदिश का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर उनके बारे में बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर एक ऐसे चार्ट बनाकर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है, हमारे पास क्या है? वेक्टर है। ठीक, वेक्टर मतलब आप जानते हैं ये क्या है? सदिश। अगर हमें इसका प्रोडक्ट देखना है, क्या देखना है हमें? हम इसका प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, मतलब इसका गुणनफल देखना चाहते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा यहाँ पर? गुणनफल। तो अगर हम इसका गुणनफल देखना चाहें तो ये दो प्रकार से लिख सकते हैं आप, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो पहला आप देखेंगे जिसको आप कहते हैं अदिश गुणनफल, या एक कुछ ले लीजिए अदिश गुणनफल। ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है सदिश गुणनफल। ठीक है, अदिश और सदिश गुणनफल। अच्छा, इनके और क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो इनके नाम और बता देता हूं मैं आपको। इसी को बोला जाता है इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट। इसी को क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है। ठीक है, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, ये एक इंट्रोडक्शन है। ठीक, और इसे जो है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। ये याद रखिएगा, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। वहीं जो सदिश गुणनफल होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, आपको दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स या गुणनफल जो है वो आना चाहिए। रीजन ये है कि फिजिक्स में कई जगह इनका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, अब देखते हैं यहां पर। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी हमने ये केवल एक इंट्रोडक्शन देखा है इसका, कि इसको दो तरीके से लिखते हैं आप। अब हम वापस से बात करते हैं। यहां पर हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा है? यहां लिखा है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसके पहले हम समझेंगे कि दो वेक्टर हमारे पास कौन से हैं। तो हमने कहा हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, जिसके बीच में आप देख पा रहे हैं एंगल जो है वो थीटा है। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, और आपसे बोला गया है कि इसको आप प्रोडक्ट करिए, ए प्रोडक्ट बी करिए। अब प्रोडक्ट में भी दो तरीके से हो सकता है, जैसे हमने कहा ना यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। तो मान लो मेरे पास ये वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर आपने यहाँ पर बी बनाया हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर हमारा जो है ये कौन सा है? ए वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल है। तो जब इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो आप इसके प्रोडक्ट दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं वो दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? एक प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, आप इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। ठीक, यही वो प्रोडक्ट की बात है जो हम कर रहे हैं, कि एक जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट। आप वेक्टर को दो तरीके से गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं
एक ए डॉट बी और दूसरा ए क्रॉस बी। तो ये दोनों तरीके हमको समझना है। हम अभी पहले जो समझेंगे वो ए डॉट बी वाला समझेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ए डॉट बी करते हैं, क्या करते हैं, जब आप ए डॉट बी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, तो ए डॉट बी जब आप करते हैं तो आपका आता है ए वेक्टर मॉड, मतलब मॉड में चलेंगे है ना, इंटू बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। ये जो पीछे कॉस थीटा आता है ना, ये पहचान है, ये पहचान है किसकी, इस डॉट प्रोडक्ट की। इस डॉट प्रोडक्ट की पहचान क्या है, तो आप समझना कि ये कॉस थीटा अगर कहीं आ रहा है मतलब वो आपका ए डॉट बी बता रहा है। अब इसको अगर देखें तो दूसरे शब्दों में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा है ये कि जो मॉड होता है उसको आप डायरेक्टली ए, और मॉड मतलब आपका परिमाण, मैग्नीट्यूड, उसको आप डायरेक्टली ए और इस मॉड बी को बी लिख सकते हैं और ये कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो आपके ये फॉर्मूला आप याद कर लो। आपके पास फॉर्मूला क्या आया, आपके पास फॉर्मूला आया ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर हो गया, तो वो बराबर हो गया ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। समझ गए। ठीक, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, इसकी थ्योरी अगर हम देखें तो वही वाली बात लिखी हुई है कि आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो वो ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी कितना होगा, ये डॉट है ना, तो ये डॉट कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये ए बी डॉट अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका मॉड ए मॉड बी की तरीके से हो जाएगा, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना होता कि ये है ना। ठीक है ये बात। अब यहां से मैं आपको 2-3 बातें समझाने वाला हूं, उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात तो क्लियर होगी। अब देखिए पहली चीज, जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, डॉट प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, ये जो मिलता है ये रिजल्ट हमेशा अदिश होता है। मतलब अदिश का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होंगी। इसका मतलब ये होगा कि जब कभी आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे या डॉट प्रोडक्ट करोगे, जब भी कभी आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो रिजल्ट मिलता है उसमें दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। वो डायरेक्ट क्या होता है, आपकी वैल्यू होती है, बस वैल्यू होगी। आंसर कितना आएगा, ये आएगा, हो सकता है 2, 5, 10, √5 इस तरीके का आंसर आएगा, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब उसमें IJK नहीं होंगे। समझ गए इसका मतलब कि जब ए डॉट बी होता है तो उसका मतलब कि आपका जो रिजल्ट आएगा इस ए डॉट बी का जो सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वो अदिश आएगा। समझ गए बात। तो ये भी आप समझते होंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1/2, 1/√2 है ना, इस तरीके से वैल्यू होगी। ए मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड है ये, हमने निकाल लिया ना मैग्नीट्यूड, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड। तो जब सब आपके नंबर ही हैं तो नंबर क्या होते हैं, अदिश होते हैं नंबर तो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें यहां पर प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं, वो देख लीजिए आप। देखिए मान लीजिए कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट का आपने क्या निकाला, ए डॉट बी जो आपने फाइंड आउट किया है, ये कितना है, तो ये है ए, ये है बी और ये कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब इसमें आप ये समझिए कि अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है तो मुझे या तो तरीका क्या होना चाहिए कि ए निकालूं, बी निकालूं और कॉस थीटा निकालूं। इसका दूसरा भी एक तरीका है। देखो ए डॉट बी अगर निकालना है तो जैसे आपको मान लीजिए कि ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर कितना दिया, मान लीजिए इसको मैं ए आई जे के टर्म में लिखता हूं, आपको लिखा हुआ है ए एक्स आई, ये तो शायद आप समझते ही होंगे, प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये लिखा हुआ है। ठीक, और बी वेक्टर आपको जो दिया हुआ है, बी वेक्टर कितना दिया है, तो वो आपको दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक, तो ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं आपको दिए हुए। ठीक, और इन दो वेक्टर का आपको मल्टीप्लाई करना है। कौन सा मल्टीप्लाई करना है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना है यहां पर। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, ए वाल आई के साथ में जो यहां पर लिखा हुआ है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स,
और आई का आई में होगा तो क्या हो जाएगा, आई का आई में आई स्क्वायर हो जाएगा, आई कैप का स्क्वायर, प्लस आप क्या करेंगे, प्लस ए वाई इंटू बी वाई। देखो ये ए वाई और ये बी वाई, ये जे है यहां पर और यहां पर भी जे है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस आपका यहां पर ए जेड, यहां पर बी जेड, तो ये हो जाएगा आपका ए जेड और ये हो गया आपका बी जेड, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो के का क्या हो जाएगा, के डॉट का या के कैप का स्क्वायर। अब आगे चल के हम ये देखेंगे कि आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर जो होते हैं इनकी वैल्यू 1 होती है। आई स्क्वायर, जे स्क्वायर, के स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा आंसर आएगा वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आएगा। ये मैं आपको न्यूमेरिकल में करके बताऊंगा, लेकिन आप डायरेक्टली ए डॉट बी को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए डॉट बी को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का, ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे हम पूरा, है ना। ठीक, चलिए तो अब अभी हम क्या देख रहे थे, हम अब कुछ प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं। हमने बोला कि हमने जो स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। चलिए, सबसे पहली बात कि ये जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है क्यूमुलेटिव होता है। क्या होता है, क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, 11th के बच्चे अगर हैं तो क्यूमुलेटिव का मतलब समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। इस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो समझें। प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे कि अगर आपको कहीं पर ए डॉट बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी, तो आप इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए। सिंपल सी बात, अगर आपको ए डॉट बी दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं। यही इसका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हो गई, समझ गए बात, है ना। मतलब आप इनको अगर ए में बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करो या बी में ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है आपका वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये बताना चाह रहा है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक, ये सारे डॉट प्रोडक्ट है ना। बढ़े आगे, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, जैसे ए वेक्टर, ये सब वेक्टर है, ए में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ए में दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब वेक्टर वाला फॉर्म है ना। कारण क्या है ऐसा लिखने का, क्योंकि बोल्ड लेटर में मैंने आपको बता दिया है कि आपका वेक्टर जो होता है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बोल्ड लेटर में। ठीक है, ये बात अपनी पहले जब हमने वेक्टर समझाया था तभी आपको बता दिया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, मतलब डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। ये रहे दो तरीके। ठीक, तो अब आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या कि ए में बी का भी करो और ए में सी का भी करो, तो वैसे ही है। देखो ए डॉट बी साथ में और ए के साथ में सी भी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, जब ऐसे प्रोडक्ट होता है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। अगेन देखो, आपका स्केलर प्रोडक्ट का आपने एक फॉर्म जो बताया वो क्या है, ए डॉट बी ये होता है। आपको भी मालूम है कि ए डॉट बी इतना होता है। अब मान लीजिए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। एक सेकेंड चेक करते हैं। देखो यहां पर हम देखते हैं ना, पीछे वाली प्रॉपर्टी को मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। एक वेक्टर दिया हुआ है आपका बी वेक्टर, ये रहा, ठीक, और ए वेक्टर आपको जो दिया हुआ है, ए वेक्टर जो आपको दिया है वो ये रहा। और आपको कहा गया है कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। और ए डॉट बी जब आप करोगे तो वहां पर एक टर्म आती है कॉस थीटा की, और कॉस थीटा अगर कॉस 90 हो गया तो कॉस 90 आपको भी मालूम कि कितना होता है, 0। तो ये पूरा आंसर कितना करवा देगा, 0 करवा देगा। समझ में आई ये बात, है ना। तो ये जो पीछे प्रॉपर्टी लिखी है वो क्या बोल रही है कि वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। मतलब ए डॉट बी जो होगा वो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आसान है, ये बस याद रखने वाली बात है ना। ठीक, नेक्स्ट हम देखें, लिखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पैरेलल वेक्टर है, अब इसकी जगह हमने कैसे वेक्टर यूज कर लिए, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये ए और ये बी है। अब इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 0। तो कॉस जो है वो 0 डिग्री कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो इस फॉर्मूले में देखो ए डॉट बी आपने जब किया तो आपको फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। कॉस 0 हो गया, मतलब ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई, 1। तो आपके पास केवल वैल्यू क्या बचेगी, ए बी। तो जब दो पैरेलल या समांतर सदिश होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट वो वैल्यू हो जाती है। ठीक है,
फिर उसके बाद अगला देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। भाई साहब दो सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में, क्या कर रहे हो, दो सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल तो जीरो होगा। अभी भी हम ये बात पढ़ के आए कि अगर दो वेक्टर हैं दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, तो ए और ए के बीच में एंगल कितना होता, अब ये ए दिया, यही ए है, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तो आप ए में ए का मल्टीप्लाई करोगे और वो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक, क्लियर। ये प्रॉपर्टी आसान है, आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज तो मैं इसलिए बता रहा हूं कहीं अगर जरूरत पड़ जाए तो लिख सकिए कि ये क्यूमुलेटिव होता है, यस आंसर सही है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यस ये आंसर सही है। जब दो सेम प्रोडक्ट दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, उनके बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इस नॉर्मल मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट होता है, वो 0 होता है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है बस। ठीक, चलिए अगला हमें यहां पता, देखो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि आपका जो दो सेम वेक्टर का आपने प्रोडक्ट किया था पीछे लास्ट वाली प्रॉपर्टी में, तो उसका आंसर कितना आया था, ए स्क्वायर आया था। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दो सेम वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप करता हूं, मतलब यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आपको पता है कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बनता है, और ये आई जे के क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, है ना। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर का ये। अब ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब आपको पता है कि ऐसा वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। इकाई सदिश कौन से होते हैं, इकाई सदिश वे सदिश होते हैं, इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिनका मॉड लेने पर आंसर 1 आए, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, तो ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आई क्यों आई स्क्वायर 1 होता है। अब समझ में आ गया होगा कि जब दो इकाई सदिश आपस में सेम इकाई सदिश जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसका स्क्वायर निकालोगे तो आपका आई ही जब 1 होता है, आई जब 1 होता है तो आई स्क्वायर भी कितना होगा, 1 होगा। सिंपल बात। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आई डॉट आई भी 1, ठीक। वहीं पर आपका देखें तो जे डॉट जे भी 1, और k डॉट के जो है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक, अगर हम बात करें i डॉट जे की, किसकी बात करें, i डॉट जे, या फिर हम बात करें j डॉट के की, है ना, i डॉट जे डॉट के डॉट i की बात करें, तो इन तीनों का या ये जो रिजल्ट है ये कितना होगा, 0। क्यों, देखो i किधर आता है, इस डायरेक्शन में मान लो i आता x में, और y में क्या जाता है, j। तो अब आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री आता है तो cos 90 कितना हो जाता है, 0। cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो इसका मतलब आंसर टोटल 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक, अब अगला देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ए डॉट बी निकालते बताया था। ए डॉट बी वेक्टर जब आप करते हैं तो आपको ये वाला मैंने बताया था कि ये कैसे आता है। तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल में समझेंगे अच्छे से, अभी तो आप केवल पढ़ते जाइए, थ्योरी है। तो ये आपका होता है ए डॉट बी वाला फॉर्म, ये याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, चलिए अब मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j माइनस के, है ना, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, 5i प्लस j, बस इतना ही दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल इतना ही दिया। ठीक, अब इसको आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है a डॉट बी, और दो चीजें फाइंड आउट करना, a डॉट बी। अभी मैं सिंपल कार्टेशियन वाला फॉर्म यूज कर रहा हूं, डायरेक्टली बताऊं। देखो आप क्या करते हैं, आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसको माइनस करो, ठीक, तो अच्छा रहेगा। अब आप क्या करते हैं, आपको पता है कि हमें i का i में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 10, फिर आप ऐड कर देते हैं। देखो आपका फॉर्मूला क्या है, ax bx, ay by, az bz, और सबको क्या किया है आपने, ऐड किया है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, i का i में ax ay, है ना, मतलब सॉरी ax bx, ay by, az bz। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 इंटू -1,
2 इंटू -1, और यहां देखोगे तो देखो क्या होगा, -1 इंटू 0, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लिखा मतलब ये 0 है ना, यहां पर मतलब के है ही नहीं, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा -2 और ये प्लस या -0 जो भी करना चाहें। तो आपके पास ये हो गया टोटल 8 यूनिट। ये कितना हो गया 8 यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए कि कुछ दी नहीं थी तो हमने यूनिट्स लिख दी। तो ए डॉट बी इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, ए डॉट बी एक इस तरीके से निकालते हैं। दूसरा ए डॉट बी निकालने का तरीका क्या है, तो ए डॉट बी का दूसरा तरीका जो है वो दूसरा तरीका है मॉड ए मॉड बी और फिर साथ में कॉस थीटा, ठीक है। तो आप यहां से ये निकालिए, आप यहां से ये निकालिए और फिर एंगल निकालिए और वैल्यू करिए। इससे बेटर है कि आप ये वाला तरीका अपनाएं। आप इस तरीके से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हमने रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब समझते हैं, जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया, 2 ले लिया, -3 ले लिया, 5 ले लिया। जब ऐसे 5 तो ये हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर होता है वेक्टर n टाइम्स हो जाता है। जब n से मल्टीप्लाई करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर कितने टाइम हो जाता है, n टाइम। देखो व्हेन अ वेक्टर a इज मल्टीप्लाई विद अ नंबर n, है ना, देन द मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स, बट डायरेक्शन ऑफ यूनिट डायरेक्शन एंड यूनिट इज रिमेन्स अनचेंज्ड। डायरेक्शन और यूनिट क्यों अनचेंज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलो देखो एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि अगर आपने किसी वेक्टर में, जैसे हमारे पास यहां पर ए वेक्टर जो लिखा था, इस वेक्टर में आपको वेक्टर क्या दिया हुआ था, 2i + 2j - k। अगर आपने इसमें किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 5 का कर दिया, तो देखो जरा क्या होगा, ये 5 2 = 10i, ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए, और 2 = 10 -5k। यूनिट जो पीछे लिखी होगी, चाहे मीटर हो चाहे मीटर पर सेकंड, तो यूनिट चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि यूनिट में आपने कुछ किया ही नहीं, आपने केवल क्या किया, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक। दूसरा देखिए कि आप अगर मान लीजिए किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वेक्टर को ही स्केलर से मल्टीप्लाई, एक वेक्टर दिया उसको आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ए वेक्टर में आपने स्केलर एस का मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एस टाइम्स। मतलब ए वेक्टर में जब आप एस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो वेक्टर होगा वो ए रहेगा, है ना। ये आगे पीछे से मतलब नहीं है, वो कितने गुना हो जाएगा, एस गुना हो जाएगा, ठीक। और जो डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन फिर भी सेम रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन केवल यहां पर ए के पास थी, एक्स के पास तो डायरेक्शन नहीं थी। तो इन दोनों में भी किसके पास डायरेक्शन रहेगी, केवल ए के पास, और वही आपका आंसर भी होगा। तो ए के पास डायरेक्शन रहती है, एस के पास डायरेक्शन नहीं रहती। दूसरी बात यहां पे समझते हैं कि जब आपको मान लीजिए इसकी यूनिट है मीटर और इसकी यूनिट लिखी है पर सेकेंड, 1/सेकेंड, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, समझ गए। यूनिट जो होती है वो चेंज हो जाती है यहां पर, इसीलिए यहां लिखा होगा कि दो यूनिट है और वो एस और ए दोनों की मिल जाएगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो रिमेन्स सेम। ये पॉइंट आपको समझ के करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को समझते हैं, ठीक है। आपको यहां पर दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक वेक्टर दिख रहा है ए और एक वेक्टर दिखाई दे रहा है बी, और बड़े प्यार से यहां पर दोनों के बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है थीटा। अब ये दो वेक्टर कैसे रखे हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में ये वेक्टर पता है ऐसे रखे हैं, देखिए एक वेक्टर ऐसे रखा है और एक वेक्टर ऐसे रखा। आपको लग रहा है समझ में कैसे आएगा, देखो एक तो ये हो गया एक्स वाला, मान लीजिए कि बिल्कुल सीधा है, और दूसरा इसको घुमा के रख दो या आप इसको अपनी तरफ रख लो, तो ये एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया। समझ गए बात, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। इसको मैं आपको समझाने के लिए 1 मिनट, है ना, होल्ड। देखिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है और ये ऐसे रखे हुए हैं, जो आपको दिखाई अभी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसको थोड़ा ऐसा टिल्ट किया हुआ है, जबकि ये रखे कैसे हैं, ऐसे, समझ गए, ये ऐसे रखे हुए हैं। अब आप इसको देखो, ये ऐसे, समझ गए, ये ऐसे रखे हुए हैं।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये a हो गया आपका, ये a हो गया और ये आपका b हो गया। क्योंकि मेरा बोर्ड 2D है इसलिए मैं 2D में ही बता पाऊंगा आपको। 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की तो इन दोनों वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों वेक्टर का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। किधर आता है? परपेंडिकुलर। ठीक, तो परपेंडिकुलर कैसे आएगा ये भी बता दो। तो परपेंडिकुलर की मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। वेक्टर ए से बी की तरफ हाथ मोड़ना है, वेक्टर ए से बी, तो ये ए से बी जाएगा, थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो ये जो आपने लिखा है, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? ये ए क्रॉस बी वाली है, ये ए क्रॉस बी वाली है। अगर कोई मुझसे पूछता कि बी क्रॉस ए निकालो, क्या पूछता कोई? बी क्रॉस ए, तो बी कौन सा था? पीछे की तरफ, ए किधर? इधर। तो मैं ऐसे चलता बी क्रॉस ए, तो मेरा वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाती, मतलब इधर आ जाता। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। समझ गए बात? ऊपर अगर डायरेक्शन दिख रही है मतलब वो ए क्रॉस बी लिखा है, नीचे अगर डायरेक्शन है मतलब वो बी क्रॉस ए लिखा है। समझे बात? दो अलग अलग वेक्टर दिए थे, दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो ए क्रॉस बी, और उसकी जो दिशा होती है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती। याद क्या रखना है कि दी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। ठीक, इसको कैसे डिनोट करते हैं? क्रॉस से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसका फॉर्मूला अगर देखें हम तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यूनिट वेक्टर पीछे लगाते हैं। यूनिट वेक्टर क्यों लगाया जाता है? ये डायरेक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? डायरेक्शन। देखो, जब आप इसको लिखोगे तो इसका दूसरा फॉर्म क्या है लिखने का तरीका? ए डॉट, सॉरी डॉट लगा दिया, ए क्रॉस बी। क्या करना चाह रहे हो? ए क्रॉस बी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका मॉड ए, ये हो गया आपका मॉड बी। अब साइन आएगा, कौन आएगा? साइन थीटा। अगर मैं इतना लिखकर छोड़ दूं इसको तो हमारा ए, ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इन तीनों में दिशा तो है नहीं, तो फिर ए डॉट बी जो होता है उसकी दिशा होती है। अभी आपने देखा ए क्रॉस बी की क्या होती है? डायरेक्शन होती है ना? इनकी क्या होती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? डायरेक्शन निकालने के लिए हम इनके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं एन कैप का। और ये एन कैप क्या है? तो ये एक यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, जिसका मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना होता है? 1, लेकिन इसकी दिशा होती है। ठीक, मैं अभी इसको और समझाऊंगा आपको। तो आपने ये बता दिया कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। अभी बताया कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, जिधर से जिधर जाना होता है, ए से बी जाना है तो पहले ए को पकड़ो फिर बी की तरफ जाओ, ए से बी, और बी से ए जाना है तो पहले बी को देखो और फिर ए की तरफ जाओ। तो जो थंब दिखाएगा वो आपको डायरेक्शन दिखा देता है। बस वो यहीं पे सारी बातें लिखी है। फिर लिखा है दी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो वेक्टर। अभी मैंने बताया कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी अदिश हो गई थी, लेकिन अब जब सबको देख लोगे तो ये क्वांटिटी जो होगी ये कैसी होगी? ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब जब दो सदिशों का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों सदिशों का गुणनफल जो है वो कैसा हो? क्रॉस गुणनफल हो। दोनों सदिशों का गुणनफल कैसा हो? क्रॉस हो। तो उसको हम बोल देते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा? वो आंसर आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, अब मैं यहां पर आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? आप लिखोगे मॉड ए, है ना, मॉड बी इंटू साइन थीटा, साथ में कौन? एन कैप। एन कैप कौन है? यूनिट वेक्टर है, आपको भी मालूम है ये बात। तो मान लीजिए हम इसको निकाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। एक सेकेंड। ठीक, चलो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए वेक्टर आपको ये दिया ए, आपको ए दिया है 2i। ये एक काम करते हैं, इसको हम जो है इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसको कर लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैं वहां पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। किसकी? वेक्टर प्रोडक्ट की। अभी थोड़ी देर पहले आपने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसकी देखी थी। अब हम किसकी देखने जा रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण। देखो, वहां पर हमने लिखा था कि ये जो होता है क्यूमुलेटिव होता है। स्केलर जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है ना? इसको अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंपेरेटिव भी देख लेते हैं ताकि आपको दिमाग में रहे बात। ठीक है, स्केलर की अगर हम बात करते हैं, है ना, स्केलर की अगर बात करते हैं तो क्या वो क्यूमुलेटिव होता?
तो आपने कहा था कि हाँ वो क्यूमुलेटिव था। क्यों क्यूमुलेटिव था? क्योंकि वहां पर a डॉट बी करने पर b डॉट a के बराबर आता था। मतलब इसका मतलब ये था कि वहां पर जब आप वेक्टर का मल्टीप्लाई करते थे a डॉट बी, तो वो किसके बराबर आता था? वो आता था b डॉट a के बराबर। इसको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। जब आप a क्रॉस b करते हैं, क्या करते हैं? a क्रॉस b करते हैं, तो वो b क्रॉस a के बराबर नहीं आता है। ठीक है, ये यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है, ये नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि ये आपस में बराबर नहीं होते। तो फिर क्या बराबर होते हैं? तो वो भी यहां पर आपके पास लिखा हुआ है कि जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता। अब ऐसा क्यों हुआ ये देखिए। देखो, जब a क्रॉस b किया तो किधर गया? a क्रॉस b ऊपर जा रहा है, लेकिन b क्रॉस a किधर आ रहा है? नीचे की। तो ये डायरेक्शन अलग अलग हो गई। मतलब वेक्टर सेम कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते वेक्टर सेम। समझ गए? तो इसलिए आपने कहा कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्यूमुलेटिव नहीं होता। दूसरी बात करते हैं, क्या वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? तो यस, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देख लीजिए आप। ठीक, ये आपके पास क्या लिखा है? यहां लिखा है क्रॉस, ये सब क्रॉस है ना, और इधर भी क्या है आपके? ये सब, ये क्रॉस है, ये क्रॉस। ठीक है, तो आपने हमारे स्केलर के मामले में भी तो कहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक, ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा केवल एग्जाम पर्पज से। अब दो वेक्टर का अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, दो सदिशों का अगर आपको सदिश गुणनफल निकालना है, तो उनका जो सदिश गुणनफल होता है, और अगर वो पैरेलल है, कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। और साइन 0 कितना होता है? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जब दो समांतर सदिश होते हैं, है ना, जब दो समांतर सदिश होते हैं, मान लीजिए a वेक्टर हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका b वेक्टर, तो इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? इतना। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि अगर दो सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a क्रॉस a कर दो, तो वो आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही तो हैं। a और a का मल्टीप्लाई करना, ये a है, यही a है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0। इसलिए दो सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई 0 होता है। जबकि हमारे यहां पर स्केलर में क्या होता था? स्केलर में अगर आपने i डॉट i कर दिया था, तो इसका हो जाता था डायरेक्टली i स्क्वायर, या a डॉट a कर देते थे आप, a डॉट a कर देते थे, तो यहां पर हो जाता था a स्क्वायर। एक पॉइंट और, कि जब स्केलर था तो यहां पर a क्रॉस b अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, तब आंसर 0 होता था। ये किस केस में हो रहा था? ये जब पैरेलल थे। ठीक है, परपेंडिकुलर के मामले में कैसा होता है? 0 होता है। हमने ये स्केलर प्रोडक्ट में सीखा था, अभी आपने पढ़ा है इसको। ठीक है, क्लियर? तो अब हम वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, सदिश के फॉर्म में देखते हैं कि आपका जब i क्रॉस i हो जाए, क्या हो जाए? i क्रॉस i हो जाए, तो आंसर याद रखना 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं। दोनों वेक्टर जो हैं वो क्या हैं? सेम वेक्टर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। और पैरेलल अगर होंगे तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो साइन 0 कितना हो जाएगा? साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। मतलब आंसर जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। समझ में आई बात? है ना? जब आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी होगी तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। अब हमें यहां पर एक ध्यान देना है कि जब हम i j k का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करते हैं? i j और k का मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होता है? i j k के मल्टीप्लाई के टाइम क्या होता है? तो i j k के मल्टीप्लाई करने के समय आपको क्या करना रहता है कि आप जब i में j का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है k। ठीक, j में जब आप k का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है i। जब आप उल्टा कर देते हो, ठीक, उल्टा मतलब रिवर्स, मतलब k में जब j का कर देते हो, k में जब j का कर देते हो तब माइनस i आता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपको ठीक है? तो देखो, समझ गए ये बात? अब भाई अगर आपको कम समझ में आई हो तो आपको मैं इसको और समझाऊंगा। ये i, ये j और आप k याद रखिए।
अगर सीक्वेंस आई में जे का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर के आएगा, ठीक। जे में के का करोगे तो आंसर आई आएगा, ठीक। आपको ऐसे बताना है, जैसे आपने के में आई का कर दिया, के में आई का कर दिया, तो कौन आएगा, आई के बाद कौन आएगा, जे। लेकिन आपने उल्टा किया है ना, आपको क्या बोलना है, आई जे के आई जे के आई जे के, इसके बाद फिर कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, समझ गए, फिर कौन आएगा, जे। तो अगर आपने इसको ऐसा कर दिया होता, आई में के का मल्टीप्लाई कर दिया होता, तब आंसर आपका माइनस जे आता। क्या था, माइनस जे, उल्टा। ये क्योंकि डायरेक्शन की वजह से माइनस आ रहा है ना, ये वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन की वजह से ही माइनस आते हैं, ठीक है। तो ये चीज है और कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ऐसे लिख लें, एक तरफ से ऐसे लिख लें, ठीक, जिसमें जिसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने मान लीजिए कि जे में के का कर दिया, किसमें किसका कर दिया, जे में के का, तो ये तो उल्टा हो गया ना, आप इस डायरेक्शन में तो चले नहीं, तो आंसर क्या आएगा, तीसरा वाला, लेकिन माइनस के साथ। समझे, ये तरीका है याद रखने का। अदरवाइज मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसको और एक्सप्लेन करूंगा, न्यूमेरिकल में समझेंगे कि ये कैसे होता है। और ये जो प्रॉपर्टी लिखी है, छठी प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कर्टेसाइन, इसको तो मैं आपको समझाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल पूरा करेंगे। रीजन ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना थोड़ी डिफिकल्ट है ना, इसको हम लोग न्यूमेरिकल के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में सॉल्व करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास आपको ऐसा मल्टीप्लाई करने को बोला जाता है, तो अगर आपने सीक्वेंस में चले आई जे के, फिर वापस आई, फिर जे, फिर के, तो तब तक तो ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगला आ जाएगा आंसर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगला आंसर आ जाएगा। उल्टा चलने पर आंसर अगला ही आता, लेकिन माइनस के साथ में। और आपके पास वैसे भी एक चीज ध्यान रखने के लिए बड़ी अच्छी है, तीन ही तो है, आई है, जे है और के है। अगर दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो तीसरा ही आएगा, ठीक। और तीसरा रिजल्ट आता है तो कैसे आता है, या तो आप सीक्वेंस में चले तो प्लस लगाकर आंसर आता, नहीं तो माइनस। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया आपको कि आप मल्टीप्लाई करो के क्रॉस आई का, के क्रॉस आई, आंसर क्या आएगा, ये कंफर्म है कि जे आंसर आएगा। कंफर्म क्या है कि आंसर जे आएगा। कैसे आएगा, प्लस का या माइनस का, तो भाई साहब आई जे के आई जे के आई जे के, तो के बाद क्या वापस आ रहा है, आई आ रहा है, मतलब आंसर प्लस में आएगा, समझ गए। वहीं पर अगर आपको कहा कि जे क्रॉस आई करो, क्या करो, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई करोगे तो आंसर के आएगा। आंसर क्या आएगा, के, लेकिन प्लस का या माइनस का। तो आपने कहा कि आई जे के जब करते हैं तो आई और जे, आई पहले आना था, जे बाद में आना था, लेकिन उल्टा हो गया, इसका मतलब यहां पे माइनस आएगा। समझ गए, इतना आसान है ये, ठीक है। तो चलिए इनको इंप्लीमेंट करेंगे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में। अभी इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।